तो ब्रिजभूषण जी, इतने सारे आरोप लगे आप पर, क्या स्थिति रही? क्योंकि आरोप अभी भी है, केस अभी भी चल ही रहा है। नहीं केस नहीं चल रहा है, केस नहीं चल रहा है। कर रहे हैं पहलवानों लोग। वाले केस की बात कर रहा हूँ। हाँ, हमने उसको प्रोटेस्ट किया है, चैलेंज किया है। ना कोई ऑडियो है, ना कोई वीडियो है, ना मैंने जिंदगी में किसी को फोन किया है या फोन करके मैंने किसी को बुलाया है। अगर एक भी साक्ष्य साबित हो जाएगा या मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और क्या यहाँ पे जो हरियाणा के कॉकस को, हरियाणा के प्रभुत्व को खत्म करने की बात होती है, वो सही है? वहाँ कल कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष बने हैं वो भी आपके करीबी बताए जा रहे हैं। नहीं, मैं तो कुश्ती से हट गया। जब खिलाड़ियों ने ये कहा कि हम लोग जिस होटल के जिस फ्लोर पर रुकते थे, ब्रिजभूषण जी उसी फ्लोर पर रुकते थे और उनका दरवाजा हमेशा आप खुला बहुत रहता। घिसा पिटा सवाल कर रहे हो। मैं इस दौरान मोदी जी से नहीं मिल पाए? नहीं, हम मिले नहीं। अच्छा, हम कोशिश नहीं की। हम देखे कि सामना हो जाए तो हम हट गए। ईमानदारी की बात है। ऐसा क्यों? आप इस देश को समझ ही नहीं पा रहे हो। ना ब्रह्मा को समझ पा रहे हो, न शिव को समझ पा रहे हो, न कृष्ण को समझ पा रहे हो, न राम को समझ पा रहे हो, न परशुराम को समझ पा रहे हो, न नानक जी को समझ पा रहे हो, न कबीर को समझ पा रहे हो, न रैदास को समझ पा रहे हो। हम लोग इस समय गोंडा में हैं और मेरे साथ फ्रेम में है ब्रिजभूषण शरण सिंह, जो कैसरगंज के लोकसभा सांसद हैं। आखिरी बार ललन टॉप पे आपका इंटरव्यू सर 2 साल पहले हुआ था। जी। उस समय विधानसभा चुनाव का वक्फा था। जी। अब 2 साल बाद हम लोग फिर से मिल रहे हैं, क्योंकि आपके पड़ोस में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है 22 जनवरी को। जी। 2 साल में बहुत सारा पानी बह गया। कैसा रहा जीवन 2 साल में? हमारा ललन टॉप के इंटरव्यू, पिछले इंटरव्यू से इस इंटरव्यू तक के में हमारा तो बहुत सामान्य सा रहा। ठीक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बहुत सारे आरोप भी लगे आप पे इन दौरान। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। देखिए, जब आप सांसारिक जगत में हैं और क्रियाशील हैं तो आरोप और प्रत्यारोप तो लगेंगे। एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन जहाँ तक आप मुझे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि 2 साल में, जी, तो 2 साल में मैं आपको और फिट दिखाई पड़ रहा हूँगा। हमको लगता है कि पहले से हम ज़्यादा फिट हैं। क्या करते हैं फिटनेस के लिए? एक तो उस समय आपने हमारा जिम के अंदर लिया था, तो मेरा नियम है, मैं 3 बजे के आसपास उठ जाता हूँ रोज भोर में। हाँ, 3 कभी कभी 4 उठ जाता हूँ और कुछ थोड़ा बहुत अध्ययन करता हूँ। फिर मैं सब कुछ करने के बाद 6 बजे जिम में ज़रूर पहुँच जाता हूँ। वहाँ पर थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, थोड़ा सा योगा करता हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य को महत्व देता हूँ। मैं कैसे फिट रहूं, इसके लिए मैं समय निकालता हूँ। इसलिए फिट है, कोई दिक्कत नहीं। इनसे मानसिक तनाव भी कम रहता है। जब आपका पसीना निकल जाता है, आप खेल लेते हैं या आप योगा कर लेते हैं या ध्यान कर लेते हैं या आप कोई अच्छा खेल लेते हैं, तो उसमें तनाव से मुक्त हो जाते हैं। और बाकी ये प्रक्रिया है। यानी तनाव रहता है? नहीं, कोई तनाव नहीं है। तनाव देखिए, किसी के को जब होगा तो तनाव तो आएगा, लेकिन अब उस तनाव को झेला कैसे जाए ये आपके ऊपर है। वो तो निश्चित है, जो होना है वो निश्चित है। अब आप कैसे उसको फेस करते हैं। हाँ, वो आपके ऊपर है। तो ब्रिजभूषण जी, इतने सारे आरोप लगे आप पर, क्या स्थिति रही? क्योंकि आरोप अभी भी है, केस अभी भी चल ही रहा है। नहीं, केस नहीं चल रहा है। केस चले, पहलवानों वाले केस की बात कर रहे हैं। पहलवानों वाले केस की बात कर रहा हूँ। हाँ, हमने उसको प्रोटेस्ट किया है, चैलेंज किया है कि मेरे चार्जशीट को चैलेंज किया है आपने। हाँ, कि मेरे ऊपर केस बनता नहीं है। और अभी उस पर फैसला नहीं आया है। अभी अंतिम साक्ष्य जो है प्रस्तुत हो रहे हैं। अभी केस चलने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। केस चलाया जाए कि ना चलाया जाए, मैंने प्रोटेस्ट किया है। और केस की वैलिडिटी पे? हाँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट डे कहा था कि कब हुआ, किसके साथ हुआ, साफ साफ बताइए। हाँ, और ये कहा था कि अगर एक भी साक्ष्य साबित हो जाएगा या मेरे ऊपर आरोप लग जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब ये हमारा केस ऐसा है कि ना इनके पास तारीख है, किस तारीख को हुआ इनको याद नहीं है, समय भी इनको नहीं पता है, याद नहीं है, कोई गवाह नहीं है।
ना कोई ऑडियो है, ना कोई वीडियो है, ना मैंने ज़िंदगी में किसी को फ़ोन किया है या फ़ोन करके मैंने किसी को बुलाया है। तो ये एक ऐसा केस है जो काल्पनिक आधार पर जो है चल रहा है, चूँकि हम सांसद हैं और वो इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। और क्या यहाँ पे जो हरियाणा के कॉकस को, हरियाणा के प्रभुत्व को खत्म करने की बात होती है, वो सही है? नहीं, इसीलिए ये केस चलाया गया देखिए, आपके ऊपर कि हमको ट्रायल नहीं देना है वहाँ पे? हरियाणा में 90% से ऊपर समर्थन हमारा है, हमारे लिए। वहाँ कल कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष बने हैं वो भी आपके करीबी बताए जा रहे हैं। नहीं, मैं तो कुश्ती से हट गया। अब जैसे आप भी मेरे करीबी हैं, तो जान पहचान किसी से होती, लेकिन मैं कुश्ती की राजनीति से पूर्णतः हट गया। राजनीति से? कुश्ती से हट गया, कुश्ती की राजनीति से हट गया, और मुझे अब कोई लेना देना नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बहुत काम है। 12 साल मैंने कुश्ती को समय दिया, जो अच्छा था, अच्छा या बुरा, वो आने वाला वक्त महसूस करेगा। अगले ओलंपिक में हमारे खिलाड़ी, हाँ, 2-3 मेडल लाए थे। इस बार देखिए क्या होता है। एशियन गेम्स में तो काफी खराब हालत रही थी। अगली बार जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में 5 हमारे खिलाड़ी क्वालिफाई किए थे, इस बार 1 क्वालिफाई किए हैं। लेकिन अब देखिए, ये तो है नहीं कि मैं ही संभालूंगा तब चीज़ें संभलेंगी। बहुत से लोग हैं देश में संभालने वाले, संभाले। मैं कुश्ती की राजनीति से हट गया। एक चीज़ बताइएगा बृजभूषण जी, आप पर जो भी आरोप लगे, पुलिस की चार्जशीट आई, चार्जशीट फिर भी चार्ज ही होता है, वो प्रूवन नहीं है अदालत में। मैं ये भी इसके साथ ये पेग जोड़ दे रहा हूँ, और उसमें वो ये तमाम फोटो पुलिस लगा रही है कि इस इंसिडेंट की लोकेशन की ये फोटो है। उस फोटो से भी ये नहीं प्रूव होता है कि आपने वो नहीं, आपको गलत जानकारी है, आपको गलत जानकारी है। बताइए क्या सही जानकारी है? जितने फोटोग्राफ दिए हैं वो मैंने स्वयं दिए हैं। अच्छा। हाँ, एक भी फोटोग्राफ इन खिलाड़ियों ने नहीं दिए हैं, हमने दिए हैं। कि मैं किस दिन कहाँ था, ये आपने दिया? मैंने दिए हैं। किस दिन मैं गोंडा में था, सारा रिकॉर्ड दिया है, फोटोग्राफ दिया है। किस दिन साई सेंटर में था, पूरा रिकॉर्ड दिया है। एक भी फोटोग्राफ इन लोगों ने नहीं दिए हैं। जो भी फोटोग्राफ दिए हैं वो मैंने दिए हैं। दिल्ली पुलिस के पास एक भी फोटोग्राफ उनका दिया हुआ नहीं है, मेरा दिया हुआ है। सारे एविडेंस आपने ही प्रोवाइड किए कि आप देख लीजिए, कोलैबोरेट हाँ, कर कि लीजिए। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। और उनसे आप कह रहे हैं कि कुछ भी साबित नहीं होता है जो आरोप लगाए जा रहे हैं। एक चीज़ बताइए सर, इस टॉपिक पे मेरा आखिरी क्वेश्चन है, फिर मैं अगले वाले हिस्से पे आ जाऊंगा। इस तरह की खबरें चली आपके बारे में, मुझे जानना है आपकी प्रतिक्रिया कि आप उन खबरों से जब 2-4 हुए, रूबरू हुए, तो आपको कैसा लगा? जब खिलाड़ियों ने ये कहा कि हम लोग जिस होटल के जिस फ्लोर पे रुकते थे, बृजभूषण जी उसी फ्लोर पे रुकते थे और उनका दरवाजा हमेशा आप खुला बहुत रहता। घिसा पिटा सवाल कर रहे हो, आप बहुत घिसा पिटा सवाल कर रहे हो, और ये बातें बहुत बार मीडिया में आ चुकी हैं। जब कोई इंटरनेशनल मतलब टूर जाता है, तो वहाँ की कमेटी सुनिश्चित करती है कि आप कहाँ रुकेंगे, आप कहाँ रुकेंगे। बाकायदा वो रूम अलॉट पहले से कर देते हैं कि किस रूम में आप कहाँ रुकेंगे, खिलाड़ी कमरा, कोच का कमरा, कैसा स्लॉट होता है, किस फ्लोर पर आप रुकेंगे। हाँ। और वो कमरा कमरा कौन सा होगा, ये हमारा डिसीजन नहीं है। और जहाँ तक आप जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, वो बाद में पता लगाया गया वो खिलाड़ी गया ही नहीं था। तो वो खिलाड़ी जिसने ये आरोप लगाया वो गया ही नहीं था, और उस फ्लोर पर हम नहीं रुके थे। हम हमारे सेक्रेटरी, हमारा ऑफिशियल स्टाफ, हम लोग अपने अलग फ्लोर पर रुके थे। लेकिन फिर भी ये व्यवस्था हमारी नहीं है। ये व्यवस्था, जैसे इंडिया में कोई डेलीगेट्स आएगा, कहीं का आएगा, चाइना का आएगा, ये आएगा, तो हमारी व्यवस्था से उसको रुकना पड़ेगा कि कहाँ रुकेगी। हमारी व्यवस्था नहीं है कि आप अपने मर्जी से कमरा ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग रिसेंट में अयोध्या में जो हो रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का क्या प्राण प्रतिष्ठा समारोह मनाया जा रहा है। आप कल गए भी थे, और वहाँ परसों गए थे मेरे ख्याल से। कल भी गए थे। कल भी गए थे। और मैं दर्शकों के लिए, आपने एक बार पहले भी बताया लेकिन मैं आग्रह करूंगा एक बार फिर से बताएं कि कार सेवक गोली कांड जो 1990 में होता है, उसके कुछ एक या 1.5 साल पहले आप इस पूरे आंदोलन में मुख्य रूप से एक्टिव होते हैं। इस पूरे आंदोलन से अपने जुड़ाव की कहानी बताइए सर। देखिए, मेरा विद्यार्थी जीवन था। अच्छा। और मैं अयोध्या में ही रहता था।
और मेरा संबंध जैसे हनुमानगढ़ी से विशेष लगाव था। अच्छा, और मतलब ये ऐसे दर्शन पूजा के उससे फेमिलियर था। अच्छा, और जो राम जन्मभूमि का मंदिर या जिसको विवादित ढांचा कहते हैं, उसके ठीक सामने, यानी कि जैसे ये झोपड़ी है, इससे थोड़ा सा आगे एक बाबा रामदास जी होते थे। अच्छा, वो मेरे गांव के गुरु थे। अच्छा, तो इसलिए हमेशा हम लोगों का आना जाना बाबा रामदास जी के यहाँ होता था। और फिर उसके बहाने मंदिर जाते थे। वहाँ जो है जय श्री राम का 24 घंटे रामाधुन होता था। अच्छा, तो वो सारी सीन हम लोगों को याद है। और उसी समय ये मतलब राजीव गांधी की सरकार थी, ताला खुला, 86 वाला। हाँ, ताला खुला। और फिर 89 में शिलान्यास होता है। हाँ, शिलान्यास भी हुआ, लेकिन वो बैक कर गए। हाँ, वो बैक कर गए। कांग्रेस की आदत है एक कदम चलना, एक कदम पीछे हटना। अच्छा, क्योंकि उनको समझ में आया कि इससे नुकसान हो जाएगा। और फिर राम जन्मभूमि आंदोलन से, जैसे जिस समय मूर्ति का प्रकटीकरण हुआ था, उस समय अयोध्या में, हाँ 49 में अयोध्या से ही सारी शुरुआत हुई थी। उसमें परमहंस जी का भी रोल था, अभिराम दास जी का रोल था, ये धर्मदास जी के गुरु जो हैं, और ये शक्ति सिंह के बाबा उस समय SDM हुआ करते थे। जी, मैं कल मिला शक्ति सिंह। हाँ, तो ये उस समय रखा गया। और इसमें मतलब अयोध्या के लोग धीरे 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 करके सब जुड़े थे। सबकी इच्छा थी कि यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। लेकिन शुरुआत इसकी स्थानीय लोगों ने की, इन लोगों ने। हाँ, स्थानीय लोगों ने की। और मैं अयोध्या में पढ़ता था, मेरा संतों से सबके यहाँ आना जाना था। मैं जैसे हनुमानगढ़ी भी जाता था, परमहंस जी से लगाव था, नित्य गोपाल दास जी से लगाव था, वेदांती जी से लगाव था, किला से भी लगाव था। मैं ज़रा ज़्यादा संतों में आना जाना मेरा होता था। तो हम जुड़ गए। और फिर हम लोगों ने बहुत जैसे शिला पूजन, और फिर जब गोली चली तो बड़े कार्यक्रम किए हम लोगों ने, हजारों कार्यक्रम किए क्षेत्र में। फिर हर कार्यक्रम में हम लोगों की भागीदारी रही है। फिर आया साल 92। फिर 89 में मुलायम सिंह जी ने गोली चलवाई थी, आपको पता ही होगा। 90 में। तो उस समय मुलायम सिंह जी ने मुझको 1.5-2 महीना पहले अरेस्ट करा लिया था। सबसे पहली अरेस्ट मेरी हुई, गोलीकांड के पहले ही। गोलीकांड के पहले ही, क्योंकि गोलीकांड तो ऐसा तो था नहीं कि कोई योजना बना करके गोली चलानी ही है। तो उनको लगा कि अगर इस व्यक्ति को गिरफ्तार करा लिया जाए तो आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। तो DIG ने मुझे अयोध्या कोतवाली में बुलाया और सारी बोला और कहा नेताजी की इच्छा है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए। सॉरी बोल के? हाँ, सारी बोल करके कि आपको अरेस्ट कर लिया। GL शर्मा DIG थे, उन्होंने कहा कि सारी नेताजी, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि आपको अरेस्ट कर लिया जाए। हमने कहा कोई बात नहीं, अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन एक आग्रह मेरा भी है। अच्छा। कि रात भर यहाँ मत रोकिए, मुझे जेल भेज दीजिए। उन्होंने तुरंत मुझको जेल भेज दिया। थाने मत रोकिए? हाँ, थाने मत रोकिए, अयोध्या कोतवाली की बात है। अच्छा। और जब मैं जेल में गया, एक संस्मरण जो अति महत्वपूर्ण है, मैं सुनाना चाहता हूँ प्लीज। तो मैं रात में जब सोता था तो मैं अपने आप से बात करता था कि अयोध्या के आसपास इतनी हलचल है और मैं क्यों वहां चला आया, क्या मेरी भूमिका क्या है। रोज अपने आप सवाल करता था, रोज जवाब नहीं मिलता था। लेकिन जवाब थोड़ा थोड़ा मिलना शुरू हुआ कि पूरे देश के कारसेवक अयोध्या के आसपास गिरफ्तार होते थे, जिसमें साउथ के भी थे, राजस्थान के भी थे। तो उन लोगों को किसी को बोली की दिक्कत, भाषा की दिक्कत, तो ये धीरे धीरे जेल के अंदर आने लगे और मैं इनकी व्यवस्था करने लगा। अच्छा। और एक स्थिति ये हो गई कि संख्या 350-400 की हो गई। ये आप इनके व्यवस्थापक थे? हाँ, व्यवस्थापक। सारा खाना पीना लोगों से सहयोग से जो है खबर करते थे। शहर से फैजाबाद के सर्व समाज के लोग, कोई सब्जी भिजवा देता था, कोई फल भिजवा देता था। अच्छा। कोई राशन भिजवा देता था। तो इस तरीके से हम व्यवस्था करने लगे। तो हमने ये मान लिया कि भगवान ने हमको इसलिए भेज दिया कि आप जो बाहर के लोग आए हैं उनकी जिम्मेदारी को आप संभालो। यही सोच करके मैं संतुष्ट था। लेकिन 2 नवंबर को जब गोली चली, ये दूसरी बार चली। हाँ, 30 अक्टूबर को, फिर 2 नवंबर को चली। हाँ, 30 अक्टूबर को जब गोली चली। हाँ, पहली बार। हाँ, पहली बार जब गोली चली तब मेरे समझ में आया
कि भगवान ने मुझे यहाँ क्यों भेजा था, क्योंकि जिस जत्थे पर गोली चली है, पुराना पुल कहते हैं, अभी आए होंगे आप, इसी जत्थे पर गोली जाना था और उस जत्थे का नेतृत्व मुझे करना था। वहां पे पुल पे भगदड़ भी हुई थी फिर। हाँ, नहीं, गोली चली थी तब भगदड़ हुई हाँ। थी। तो उसका तब मुझे लगा कि भगवान ने मुझको हटा करके ला करके यहाँ सुरक्षित रख लिया है, क्योंकि उनको और काम लेना है। फिर 4 नवंबर के उमा भारती जी के साथ घटना घटी और फिर उनकी मैंने सेवा सबकी की, यानी पूरे जेल की व्यवस्था आपके जिम्मे थी। हाँ, पूरे जेल की व्यवस्था मैं संभालता था। जितने कार सेवक, मंदिर आंदोलन जितने जुड़े लोग थे, जितने फैजाबाद जेल में गए, गेट पर ही उनको रिसीव करवाते थे, सबका भोजन, सबका वो, और यहाँ तक कि मेनू बनता था, कल क्या खाना है। अच्छा। हाँ, कल क्या खाना है, सबने हम नियुक्त कर दिया था, वो लोग मेनू बनाते थे और खाना खाते थे। और एक चमत्कार और देखिए, मेरे ऊपर उस समय गैंगस्टर एक्ट 307, क्रिमिनल 7 एक होता है, मतलब कि मैंने पुलिस के ऊपर फायरिंग की। अच्छा। और एक असलहा मेरा लाइसेंसी भी जमा कर लिए थे। मैंने ऐसी धारा और गैंगस्टर एक्ट लगा दिए थे, ऐसी धारा लगा दिए थे कि जिसमें मुझे कार सेवकों के 2-3-4 महीना बाद छूटना था, वो भी कोर्ट से छूटना था। लेकिन जैसे ही कार सेवक छूटना शुरू हुए, 5-6 तारीख को मैं छूट गया, 6 तारीख को 6 को मैं छूट गया अचानक, क्योंकि कोतवाल जब उसके लिए आए थे रिमांड पेशी के लिए, तो सीडी लेकर के नहीं आए थे, केस डायरी लेकर के नहीं आए थे। अच्छा। और मैंने उसी को चैलेंज कर दिया, हमने कहा केस डायरी नहीं है, 2 महीना से आप बंद किए हो, बताओ। जज ने उनसे पूछा कि आप केस डायरी ला सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं ला सकते हैं। तो जज साहब से मैंने कहा, जब ये केस डायरी ला नहीं सकते हैं तो आप रिमांड दे नहीं सकते हैं। अच्छा, आपने कहा? हाँ, और जज साहब ने छोड़ दिया मुझे। ओके। और जबकि मुझे 3-4 महीना बाद छूटना था, ये भी एक चमत्कार था, छूटना था। फिर आप आ गए 5-6 तारीख को बाहर। और 92 की जहां तक बात है, पूरे देश में सीबीआई ने सबसे पहले अरेस्ट मेरी की थी। और लखनऊ जेल में हम लोग थे, हमारे साथ साक्षी भी थे, साक्षी जी महाराज थे, और 2-4 लोग थे, महाराष्ट्र के थे। सबकी सेवा पानी मैंने वहाँ भी जेल में संभाल लिया, और फिर सबसे पहले वहाँ भी विध्वंस के बाद की घटना? हाँ, विध्वंस के बाद की। विध्वंस के दिन आप वहाँ पे थे ना? हाँ, बिल्कुल थे। क्या रोल था आपका? किस भूमिका में थे आप वहाँ पे? देखिए, बड़ी बात हो जाएगी, जाने दीजिए, जो चीजें मोदी ढकी हैं जाने दीजिए, जाने दीजिए, विवाद हो जाएगा। विवाद हो जाएगा इसमें? हाँ, विवाद हो जाएगा। अभी क्या है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो एक चहल पहल है, उसको लेकर एक राजनीति हो रही है, इन सब चीज़ों पे आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि भाजपा और संघ का इवेंट है, कुछ कह रहे हैं कि अधूरे मंदिर का। इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता है कि इस आंदोलन में संघ ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है, क्योंकि शिलान्यास के बाद कांग्रेस बैकफुट पर चली गई, आपको पता होगा, और उसके बाद पूरे देश में इस मूवमेंट को खड़ा करना, और उस समय नेतृत्व अशोक सिंघल जी कर रहे थे। उन्होंने पूरे देश के प्रमुख संत महात्माओं को इससे जोड़ा, आम आदमी को इससे जोड़ा, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख भूमिका थी तो संघ की थी, और लोग हंसते भी थे। अच्छा। हाँ, हंसते थे। आम लोग जल्दी जुड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन ये माहौल और आम लोगों को जोड़ने का अगर किसी ने काम किया तो संघ ने किया, विश्व हिंदू परिषद ने किया, अनुसांगिक संगठन जो उन्होंने किया। और भारतीय जनता पार्टी जब जब संघ ने या विश्व हिंदू परिषद ने, तो एक एक देश का भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस आंदोलन में सिपाही की भूमिका अदा किया है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तन से, मन से, धन से सहयोग कर रहे थे, दूसरी तरफ संघ एक अपना योजना बना करके काम कर रहा था। ग्राउंड वर्क कर लीजिए, ऊपर वर्क कर लीजिए, कहां से धन आएगा, कहां से क्या होगा, या कब क्या होगा, दूर तक जो लोग थोड़ा इस सब में रहते हैं, अध्यात्म की तरफ रहते हैं, वो तरह दूर तक देखते हैं, उनको दूर तक दिखाई पड़ता है क्या होगा। अब जैसे अशोक सिंघल जी उस समय बिल्कुल गर्व से बोलते थे मंदिर बनेगा, ऐसा बोलते थे जैसे इन्होंने कोई खाका खींच रखा हो, क्योंकि वो दूर तक देखते हैं। जो अब महान कह लो या जो कह लो, जो अपने आप से बात करते हैं चिंतक, बहुत लोग दूर तक देखते हैं, थोड़ा दूर तक हम भी देखते हैं। इस मतलब इरादे के साथ है कि हाँ, बनेगा। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है कि भूमिका जब उन्होंने अदा की, गोली उन्होंने खाई, जेल वो गए, सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल गए। कोई जेल ऐसी नहीं थी जिसमें 500, 700, 800, 900 ना जेल में रहे हो, तो खुशी कौन मनाएगा? अब आपको रोक कौन रहा है? बैक पर आप क्यों गए? रोक तो रहा नहीं कोई आपको, कभी कोई मना नहीं किया।
आपको आपका कोई सहयोग होते न होते हुए आपको निमंत्रण भेजा गया। आपने सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया, आपने नारे लगवाए रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, आप कहते थे, फिर भी आपको आमंत्रित किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो जश्न मनाएगी, कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे, क्योंकि वो सिपाही है। और संघ एक तरह से विश्वकर्मा की भूमिका में है। ये पूरा प्रकरण देख रहे हैं, विश्वकर्मा की भूमिका में है। पूरी योजना रचना संघ की थी और क्रियान्वित किया संघ के लोगों ने, आम जनों को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने क्रियान्वयन किया। तो ये उनका अधिकार है, तो इनका अधिकार है खुशी मनाने का। आप भी मनाओ ना, कौन रोक रहा है? आप तो खुद ही अगड़ते हो, पिछड़ते हो। कांग्रेस को आपने कहा जो एक कदम आगे एक कदम पीछे, एक कदम आगे एक कदम पीछे। शुरू से देख लीजिए, एक कदम आगे एक पीछे। सन 1947 से देख लीजिए, एक कदम आगे एक कदम पीछे। आज जो ये देश की दशा है, चाहे जिस मोर्चे पर, ये कांग्रेस का रोल है, एक कदम आगे एक कदम पीछे। तो ब्रिजभूषण जी, आपको लगता है कि राम मंदिर का जो अभी आयोजन हो रहा है और इसके बाद प्राण प्रतिष्ठा, इसका आगामी लोकसभा चुनावों में उपयोग होगा, एक वोट की राजनीति के? नहीं, इसका वोट से क्या लेना देना है भाई? इससे वोट का क्या लेना देना? ये तो हर बार कहा जाता था। कांग्रेस 90 में भी कहा गया कि कांग्रेस ने खुद अपने 91 के हर चुनाव में कहा गया, हर चुनाव में कहा गया, हर चुनाव में कहा गया। लेकिन अब इसको आप तो खुद ऐसा काम कर देते हो। अब मैं पूछना चाहता हूं कि सनातन का विरोध आपने क्यों किया? या सनातन की जो लोग आलोचना करते हैं, जैसे कुछ लोग सपा में हैं जो हिंदू देवी देवताओं की आलोचना करते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। अच्छा, आप आलोचना करने वालों को अपने बगल में बैठाते हो। हमारे देवी देवताओं की आलोचना करने वालों को अपने बगल में बैठाते हो, अपने दल में उनको प्रमुख स्थान दे रहे हो। तो इसका खामियाजा तो आपको भोगना पड़ेगा। अपना नुकसान तो आप खुद कर रहे हो। आप इस देश को समझ ही नहीं पा रहे हो। ना ब्रह्मा को समझ पा रहे हो, न शिव को समझ पा रहे हो, न कृष्ण को समझ पा रहे हो, न राम को समझ पा रहे हो, न परशुराम को समझ पा रहे हो, न नानक जी को समझ पा रहे हो, न कबीर को समझ पा रहे हो, न रैदास को समझ पा रहे हो। ये देश शुरू से जो है एक रास्ते पर चल रहा है। विचारधाराओं का टकराव हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से आप इस देश से इसको निकाल नहीं सकते हैं साहब। अपमानित नहीं कर सकते नहीं, आप इस देश से धर्म को निकाल ही नहीं सकते हैं। अब आप जो है कभी जन्मभूमि पर, स्थान पर सवाल खड़ा करेंगे, फिर कहेंगे राम काल्पनिक है, फिर राम सेतु पर सवाल करेंगे। आप खुद दलदल में फंसते जा रहे हो। आप खुद, इसमें कोई उनको नहीं फंसा रहा है, वो खुद फंस रहे हैं। तो यानी अगर कांग्रेस को रिवाइव करना है तो उसमें कायदे से शामिल होना चाहिए। वो करें या ना करें, उनकी मर्जी है, वो करें या ना करें। लेकिन कांग्रेस नहीं, कोई भी कभी भी इस देश की आत्मा को नकार करके, सनातन को नकार करके कामयाब नहीं हो सकता है। कोई भी। इतिहास शुक्राचार्य से शुरू है, शुक्राचार्य से शुरू है। कंस, रावण, जरासंध, ये आप देखिए, ये विचारों का टकराव था, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। सनातन है, सनातन रहेगा। मैं बातचीत का आखिरी सिरा लेकर जा रहा हूं आपके पास। चूंकि इस बातचीत की शुरुआत में ही आपने कहा था कि आप उस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन मैं आपकी सफाई ज़रूर जानना चाहूँगा, चूंकि ये बनता है। बीते दिनों विश्व भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव हुआ। उसमें संजय सिंह, जो मेरे ही शहर से आते हैं, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, संजय सिंह वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं। और उसके बाद कुछ तस्वीरें वायरल होती हैं, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। और पत्रकार आपके सामने माइक लेकर आते हैं, आप कहते हैं कि इसमें कोई भूमिका नहीं है, लेकिन आप इस बात से नकारते नहीं हैं कि संजय सिंह आपके करीबी नहीं है। आप कहते हैं हाँ करीबी हैं, रहे हैं। संजय सिंह मेरे 30 साल से करीबी हैं जी। बनारस में हजारों परिवार मेरे करीबी हैं, लेकिन संजय सिंह करीबी हो सकते हैं, रिश्तेदार नहीं हो सकते, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूं, भूमिहार है, रिश्तेदार नहीं है। तो दोस्त तो मेरे ये भी हैं जो आज आरोप लगा रहे हैं, ये भी मेरे दोस्त हुआ करते थे। इनके शादियों में मैं गया हूं, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, ये मेरे घर आए हैं, तो कैसे इनकार कर सकते हैं? लेकिन मुझे कुश्ती की राजनीति से कोई लेना देना नहीं साहब। लगता है भगवान मुझसे कोई और काम लेना चाहते हैं। अभी एक नंदिनी माता का भव्य मंदिर बनाया हूं इसी पीरियड में। कहाँ पे? हाँ,
वहीं नंदिनी नगर महाविद्यालय के सामने। अच्छा। और नंदिनी माता की घटना का जो क्रम है वो भगवान राम की 18 पीढ़ी पहले की है। अच्छा। 18 पीढ़ी पहले की है। एक मंदिर बनाया हूँ, अभी भगवान मुझसे कुछ काम लेना चाहते हैं। भगवान राम आए, उसके पहले अपने पूर्वज को भी बुलाए। नंदिनी माता आ गई, दिलीप आ गए, और दिलीप और नंदिनी माता मेरे माध्यम से अपने बगल भगवान राम ने प्रतिष्ठित करवा लिया। मुझे और काम है, कुछ लेना होगा भगवान को काम। भूमिका बदलती रहती है, लेकिन मैं मस्त चल रहा हूँ। कुश्ती जिस राह जाए आपको उससे ज्यादा लेना देना नहीं है। भैया दुनिया में बहुत काम है यार, और बहुत लोग करने वाले भी हैं। अच्छा। बहुत लोग करने वाले, सब संभाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन दिनों क्या योजना चल रही है चुनाव को लेकर? तैयारी, उम्मीदवारी? मैं तो 24 घंटा तैयार रहता हूँ। उम्मीदवारी पार्टी के हाथ में है, और फाइट करना मेरा काम है। मैं तो 24 घंटा तैयार रहता हूँ। लड़ना चाहेंगे तो यहीं से लड़ना चाहेंगे? हाँ, हमारा सबसे प्रिय क्षेत्र, क्योंकि देखिए मैं 2 बार मैं सांसद हुआ गोंडा से, 1 बार मेरी पत्नी सांसद हुई गोंडा से, 3 बार। 1 बार मैं बलरामपुर से सांसद बना। तब मेरा गृह क्षेत्र मेरे लोकसभा में नहीं था। कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि हम क्षेत्र बदल देते हैं। तब मेरा गृह क्षेत्र या मेरा गांव मेरी लोकसभा में नहीं था, लेकिन नए परसीमन के बाद, हाँ, परसीमन के बाद 2009 से ये जो नया परसीमन हुआ है, उससे ये मेरा गांव जहां आप बैठे हैं मेरी लोकसभा में है। और अयोध्या एयर दूरी 3 किलोमीटर है, तो मैं अपने आप को अयोध्या में ही समझता हूँ। और ये जो अयोध्या का ये जो अभी चौहद्दी बढ़ाई गई है, उसमें ये गांव आता है। और मैं यही चाहूँगा कि मैं यहाँ से ही रहूँ, बाकी पार्टी की मर्जी है। और मुझे चुनाव की तैयारी नहीं करना है, मैं 24 घंटा तैयार रहता हूँ। मेरा आखिरी सवाल 4 नेताओं से जुड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर खेल मंत्री, और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 3 नेताओं के बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2 साल में बहुत आरोप लानत मलानत जो भी हुई है, केस चल रहा है, वो अलग कहानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, क्योंकि आप उनकी कुछ नीतियों के धुरालोचक भी रहे हैं। जैसे बुलडोजर को लेकर आपका कहना है कि न्यायपालिका का पालन होना चाहिए, इस तरह से काम नहीं होना चाहिए। मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था। सुन ले, ठीक, कोई बात नहीं। उसमें आपने कहा था, और अगर किसी ने गलत घर बनवाया है तो घर का नक्शा पास करने वाले को भी सजा दो। इन 4 नेताओं से आपकी कैसी मुलाकात, कैसी बातचीत रही है बीते 1-2 सालों के दरमियान? प्लीज बताइए। सबसे अच्छा है। केवल मैं इस दौरान मोदी जी से नहीं मिल पाए? नहीं, हम मिले नहीं। अच्छा। हम कोशिश नहीं किए। अच्छा। मोदी जी जैसे पार्टी की मीटिंग होती है और जैसे निकलते हैं तो मैं हट जाता हूँ। संसदीय दल की मीटिंग नहीं, हम मिले नहीं। हम देखे कि सामना हो जाए तो हम हट गए। ईमानदारी की बात है। ऐसा क्यों? नहीं, हम हट गए, हमारी इच्छा, हम हट गए। जब कह लीजिए कि मुझे लगा कि मेरे कारण इतना लंबा विवाद चल रहा है, तो मैं किस मुंह से जाऊं कि देख लो मुझे, मैं विभूषण सिंह हूं। भले विवाद गलत है, सब लोग जानते हैं विवाद गलत है। सरकार के पास आईबी है, सरकार के पास राह है, सरकार के पास इंटेलिजेंस है, और आप कह चुके हैं कि किसी से भी जांच करवा लीजिए। सब हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं ये मान करके चलता हूं कि जब तक मैं निर्दोष साबित ना हो जाऊं तब तक मोदी जी का सामना ना करूं। अमित शाह जी से? उनसे होती है, अमित शाह जी से होती है, अनुराग जी से होती है, मुख्यमंत्री से भी होती है, सबसे होती है, कोई दिक्कत नहीं। ये सब डेवलपमेंट्स पे बातचीत कभी हुई? जो केस कचहरी और अयोध्या तमाम चीजें, ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा बहुत बड़ा तूफान आ रहा है, मुझे ऐसा केस हमने बहुत देखा हुआ है। अच्छा। हाँ, बहुत देखा हुआ है यार। ये कोई केस है? ना ऑडियो, ना वीडियो, ना गवाही, ना तारीख, ना दिन, सन भी याद नहीं है। सन भी बदला गया है, स्थान भी बदला गया है। पहले बताए वहाँ हुआ, मंगोलिया में हुआ, फिर पता लगा मंगोलिया में टूर्नामेंट नहीं हुआ था। ये केस नहीं है, ये हमारा सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलक कहो मुन्नाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अब जस विधात। ये है, चल रहा है, इसको मैं केस नहीं मानता हूँ। परेशान मत होइए। विजय जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपका वक्त लिया। आप ललन टॉप पे ये वीडियो देख रहे थे। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।